35 एकड़ ज़मीन, 7,500 से ज़्यादा ऑफिस, 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और 67,000 से ज़्यादा लोगों के काम करने की जगह। गुजरात का शहर सूरत, मैं बात कर रहा हूँ सूरत डायमंड बुर्ज की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्क प्लेस है और जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। मैं बात कर रहा हूँ इसी डायमंड हब की और आज प्रॉपर्टी प्लस में आपको हम दिखाएंगे इस इमारत के बारे में, इस नायाब रियल एस्टेट आर्किटेक्चर के बारे में, बताएंगे इस पूरी बिल्डिंग की खासियत। आप बने रहिए मेरे साथ प्रॉपर्टी प्लस में। सूरत डायमंड बुर्ज हिस्सा है सूरत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ड्रीम सिटी यानी डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी का। करीब 800 हेक्टेयर की ड्रीम सिटी में सूरत डायमंड बुर्ज एंकर इन्वेस्टर यानी ड्रीम सिटी का सबसे बड़ा निवेशक और अट्रैक्शन है। अपने नायाब आर्किटेक्चर और डिजाइन के चलते 35 एकड़ की ये इमारत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। इसके पहले तक ये उपलब्धि अमेरिका के पेंटागन के पास थी। तो ये आ गए हम डायमंड बुर्ज के अंदर, सूरत डायमंड बुर्ज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वर्क प्लेस है, डायमंड हब है। अगर इस इमारत की बात करें तो यहाँ पर 9 टावर हैं, 15 मंजिल के, और करीब 67,000 लोग एक साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो और क्या कुछ खासियत है इस इमारत की, क्या कुछ इसमें जानने के लिए है आपके पास? बहुत कुछ है जानने के लिए, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुख्य रूप से डायमंड के कारोबार के लिए बनाई गई इस इमारत को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सूरत डायमंड बुर्ज ने बनाया है। इसे B2B यानी हीरा व्यापारियों के सबसे बड़ा हब के तौर पर देखा जा रहा है। इमारत की बात करें तो SDB के नायाब आर्किटेक्चर में 15 मंजिल के 9 टावर हैं, जो 24 फीट चौड़े स्पाइन कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। करीब 67 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया में 4,500 से अधिक ऑफिस स्पेस हैं। इनका एरिया 300 स्क्वायर फीट से 1 लाख स्क्वायर फीट तक है। हमने इस इमारत की बारीकियों को समझने के लिए बात की SDB के CEO के साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस खास इमारत के बारे में, सूरत डायमंड बुर्ज के बारे में और कुछ खास बातें करेंगे, आपको बताएंगे। तो हमारे साथ हैं सूरत डायमंड बुर्ज के CEO महेश गढ़वी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे आपने बताया कि करीब 4,500 ऑफिसेज हैं, तो सबसे छोटा ऑफिस कितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा ऑफिस कितना बड़ा होगा? जिन लोगों ने यहाँ पर लिया है वहाँ पर स्क्वायर फीट भाव क्या है? यहाँ पे सबसे छोटा ऑफिस 300 स्क्वायर फुट का है और सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो 1 लाख स्क्वायर फुट का है। और सूरत डायमंड बुर्ज सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो सूरत डायमंड बुर्ज में जो मेंबर्स, जितना भी हमें लैंड और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आया, उसको सिंपली हम लोगों ने डिवाइड किया था जो मेंबरों ने ऑफिसेज ली है उसके स्क्वायर फुट के साथ। ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे हमारे मेंबर्स को ये 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे हम लोगों ने दिया है। मतलब हर ऑफिस का जो भी है 300 से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट तक के जितने भी ऑफिस हैं, उनका आप कह रहे हैं कि पर स्क्वायर फीट रेट 8,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है। ठीक है, एक और चीज़ समझना चाहूँगा मैं कि 9 टावर हैं, सेंट्रल स्पाइन से पूरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है, नायाब आर्किटेक्चर है, बिल्कुल अलग तरह का आर्किटेक्चर है। जैसा कि आपने बताया कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है ये। अब एक जो सबसे समझने वाली अहम बात है वो ये है कि क्या ये सिर्फ कंक्रीट जंगल है या फिर आपने इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट पर या IGBC के तहत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसके भी कुछ उपाय किए हुए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सूरत डायमंड बुर्ज से सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। हम लोग आने वाले समय में जो सस्टेनेबिलिटी आर्किटेक्चर बोलते हैं उसके ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ। आने वाले समय में एनर्जी का यूज़ जो है वो कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर पूरी दुनिया भार दे रही है। तब सूरत डायमंड बुर्ज प्लेटिनम रेटेड प्री सर्टिफाइड है IGBC के अंदर। और इसके अंदर हम लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से, जैसे सोलर से एनर्जी का एनर्जी बनाने के लिए, या मतलब सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी फसाड हैं उसके अंदर हम लोग ड्राई क्लीडिंग यूज़ कर रहे हैं। ग्लास जो है वो DGU ग्लासेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 टावर के बीच के अंदर जो जगह बचती है उसको हम लोगों ने पोडियम बना के ग्रीन एक
माइक्रो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया है, जिससे ये गर्मी जो है वो मास जो है बॉडी बिल्डिंग का वो गर्म कम हो। इसके साथ इसके अलावा ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर स्पाइन है उसके अंदर हम लोग रेडिएंट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ये पैसिव कूलिंग है। इसके अंदर 3,40,000 रनिंग मीटर के पाइप्स हम लोगों ने डाले हुए हैं। कूलिंग टावर का जो डिस्चार्ज वाटर होता है वो इसके अंदर हम लोग पंप करते हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से उसको हम लोग 5 डिग्री तक कम हो जाए, इस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक बात है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 4,500 ऑफिस हैं, ज़ाहिर तौर पर हज़ारों गाड़ियाँ आएंगी, ज़ाहिर तौर पर सिक्योरिटी भी एक इशू होगा, क्योंकि अगर 4,000 ऑफिस हैं तो हम एक ऑफिस में 4 लोगों को भी माने तो लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से, पार्किंग के लिहाज से किस तरह के इंतजामात हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़ाहिर तौर पर फायर एक बड़ा इशू है, अक्सर देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उपाय हैं? हम लोगों ने लाइफ सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फायर के सारे प्रोविज़न, स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम से लेके बेसमेंट के अंदर वाटर कर्टेन, यहाँ पे जहाँ पे जितने भी स्टेयरकेसेस हैं हम सब प्रेशराइज़ किए हुए हैं, लिफ्ट सारे प्रेशराइज़ किए हुए हैं। इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी तुरंत ही जो लिफ्ट और स्टेयरकेसेस हैं वो पूरे प्रेशराइज हो जाते हैं, जहाँ से स्मोक जो है अंदर एंटर ना कर पाए। रिफ्यूज फ्लोर्स की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो प्रोवाइड किए गए। तो फायर के पूरे सारे इंतजाम किए हुए। इसके अलावा आपने जैसे बताया पार्किंग, तो हमारे 2 बेसमेंट, अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट, उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, जिसके अंदर 4,500 से ज़्यादा 4 व्हीलर्स और 10,000 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स की कैपेसिटी हमारे बेसमेंट में पार्किंग की है। ठीक बात है। अगर यहाँ पर कोई ऑफिस अपना लेना चाहता है, क्योंकि आपने बताया 4,500 ऑफिस है, उसमें अब कोई नया ऑफिस अगर लेना चाहता है अपना, तो उसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए हैं आपने, और कैसे वो ले सकता है, क्या कुछ पूरा प्रोसीजर है वो? वैसे तो सूरत डायमंड बुर्स जो है, मैंने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी है, कि जिसके अंदर हम लोगों को ये कोई बिजनेस के लिए पर्पस से बनाया हुआ रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री ने मिल के एक साथ ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। हम लोगों ने जो मेंबरों ने बुक करवाया था, जो मेंबरों ने खरीदा था, उतना ही कंस्ट्रक्शन किया है, उतनी ही लैंड हमने खरीदी और उसके ऊपर उतना ही कंस्ट्रक्शन किया है। बट जब डिज़ाइन करते हैं तो सर्टेन पोर्शन ऐसे होते हैं कि 14.5 फ्लोर नहीं छोड़ सकते। जब हम लोग 15 स्टोरी के बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऐसे कुछ स्पेसिस हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। ये जो स्पेसिस अवेलेबल है वो टाइम टू टाइम कमिटी डिसाइड करती है, जिसको हम लोग ऑक्शन के माध्यम से बेचते हैं, जिसके अंदर भी ये प्री रिक्विजिट होती है कि ये डायमंड बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि टोटल 35 एकड़ में आपने ये पूरी लैंड ली है, जिसमें आपने 15 माले बनाए हैं और ये 9 टावर्स हैं, तो 35 एकड़ में कितना पोर्शन आपने कंस्ट्रक्ट किया है पहली बार, और पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 35 एकड़ के अंदर 13 एकड़ हमारा लैंडस्केपिंग के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। उसके सिवा का जो एरिया है उसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। और दूसरा कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लैंडस्केपिंग हमें चाहिए, तो वो सब हम लोगों ने लैंडस्केप के अंदर कवर किया है। उसके साथ डायमंड क्लब है, जहाँ पे हम लोग कस्टम क्लियरेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए जगह रखा है, और ज्वेलरी मॉल के 27 यूनिट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या लागत है इस पूरी बिल्डिंग की? ये पूरा बिल्डिंग 3,200 करोड़ में हम लोगों ने लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होके बना है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि महेश गढ़वी साहब ने इस इमारत के बारे में काफ़ी कुछ खास बातें बताई, जो कुछ बची हैं उनको भी ध्यान देते हैं, उनको भी देखते हैं, और इस पूरे इस इमारत के बारे में जैसा कि हमने काफ़ी कुछ आपको बताया, और जो बचा कुछ है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। एसडीबी में एक साथ 67,000 से अधिक लोग काम कर सकते हैं और सीधी तौर पर यहां 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल ये इमारत लगभग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कारोबार की शुरुआत इस साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के साथ होने वाली है। तो ये थी हमारी कोशिश आपको सूरत डायमंड बुर्ज को दिखाने की कि किस तरह से इस नायाब आर्किटेक्चर को बनाया गया है। करीब 67,000 लोग यहाँ पर काम करेंगे, और ये देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा, और डायमंड हब ही नहीं, एक दुनिया की सबसे बड़ी वर्क प्लेस भी होगी। तो किस कड़ी मेहनत के साथ, 4 साल की कड़ी मेहनत के साथ इस इमारत को बनाया गया है। तो ये एक तरह से भारत के आर्किटेक्चर में एक शानदार नमूना है।
ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम रॉक्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। इसमें 35 देशों से आए हुए तरह तरह के पत्थर हैं, ग्रेनाइट हैं, मार्बल हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिज़ाइन के मार्बल्स हैं। और ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक क्रेन के ज़रिए उठाया जाता है और उस क्रेन के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करूँगा कि आपके घर में जब मार्बल लगता है, जिस पर आप चलते हैं, उसकी जर्नी क्या होती है, उसकी यात्रा क्या होती है, एक खदान से निकलने के बाद, एक फैक्ट्री में आने के बाद, और फिर क्या पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद वो आपके घर की शान बढ़ाता है। तो ये 30 टन की क्षमता वाली क्रेन्स हैं जो भारी भीमकाय ब्लॉक्स को उठाती हैं और उठाने के बाद उनकी कोडिंग के आधार पर उनकी जगह पर रखती हैं और उसके बाद इन ब्लॉक्स को उठाकर फिर एक वैक्यूम प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से क्रेन उस पूरे ग्रेनाइट के ब्लॉक को उठाती है, उठाकर इस प्लेटफॉर्म पर लाकर रखती है, और इस प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद में एक जो दूसरा प्रोसेस होता है वो ये होता है वैक्यूम प्रोसेस। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, लाइन से देखिए, 1 2 3 4 5 ब्लॉक रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन ब्लॉक्स को रखा जाता है। आमतौर पर देखिए तो पत्थरों में तरह तरह की दरारें होती हैं। अब उन दरारों के साथ अगर आप पत्थर को कट करते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए इसमें एक केमिकल एपॉक्सी केमिकल होता है, उसको भरा जाता है, और एपॉक्सी केमिकल को भरने के बाद जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो सारे जॉइंट्स फिल हो जाते हैं। यानी अगर कहीं बची कुची दरारें होती हैं, कुछ गैप होते हैं, तो वो जॉइंट भरने के बाद ये पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम प्रोसेस के बाद में ये सारे ब्लॉक्स इस तरह से नज़र आते हैं। इन सब में वो वैक्यूम प्रोसेस किया जा चुका है और उसके बाद में इन्हें यहाँ रखा गया है। इसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूम प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद में इन स्लैब्स को यहाँ पर लाया जाता है और फिर इन स्लैब्स की जो अगली प्रक्रिया होती है, अगला जो चरण होता है वो ये है कटिंग प्रोसेस। यहाँ पर उन सारे ब्लॉक्स को रखा जाता है और उनके स्लैब काटे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बड़ी सी आरी पानी की मदद के साथ इसको काट रहा है। पानी क्यों डाला जाता है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर हम पानी इसमें नहीं यूज़ करते हैं तो ढेर सारी धूल उड़ती है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो उससे बचने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि धूल ना फैले और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये एक बड़ा अहम प्रोसेस होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पर ये भारी स्लैब काटे जा रहे हैं और उनको बाकायदा स्लैब काटने के बाद में फिर अगले चरण के लिए आगे भेजा जाता है। तो ये ढेर सारी आप देख रहे हैं गैंगसॉ मशीन्स हैं। ये मशीन स्लैब को पतले पतले स्लैब में काटती हैं। अभी बाहर जो आपने मशीन देखी थी वो सिंगल स्लैब को काट रही थी, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीपल स्लैब को काटती हुई आगे बढ़ती है और एक साथ यहाँ पर 7 मशीन काम कर रही हैं और ये गैंगसॉ मशीन लगातार इन स्लैब्स को काटती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए, जब स्लैब कट जाती है, कटने के बाद स्लैब को इधर लाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन एक वैक्यूम मशीन है जो पूरी स्लैब को, इन 10 से 12 mm की स्लैब को उठाती है और इस स्लैब को फिर अगले प्रोसेस के लिए यानी पॉलिश होने के लिए आगे अगली मशीन पर भेज देती है। तो ये आप देख रहे हैं एक स्लैब एक मशीन के अंदर जाती हुई दिख रही है। अब इस स्लैब में जो पानी है, जो मॉइस्चर्स है, उस पूरे मॉइस्चर्स को निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ से इस स्लैब को अगला जो इसका चरण है, अगला जो पड़ाव है वो ये है कि ये स्लैब सीधी तौर पर इस मशीन में जाएगी, जहाँ पर हीट के ज़रिए इस पूरी स्लैब के पानी को, इसके मॉइस्चर्स को, नमी को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पीस बाहर निकल रहा है, ये 2 घंटे पहले इस मशीन में गया था और 2 घंटे बाद इसके मॉइस्चर्स को, इसकी नमी को पूरी तरह से सुखा दिया गया है और अब ये पीस आगे बढ़ेगा और पॉलिश के लिए जाएगा। तो ये जो आपने देखा कि अभी ये स्लैब निकल कर आया है, इसकी नमी पूरी तरह से सुखाई गई है
करीब 2 घंटे के प्रोसेस के बाद इस पूरी स्लैब की नमी निकाल दी गई है और अब ये जो स्लैब है इसके अंदर नेटिंग प्रोसेस होगा। नेटिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, वो स्लैब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इसमें ग्लू लगाया जाता है और ग्लू के साथ नेट को लगाया जाता है ताकि ये जो स्लैब है पूरी तरह से ये टूटे ना। ये देख सकते हैं आप कि नेट का रोल है और ये रोल पूरी तरह से स्लैब के ऊपर रोल करते हुए बिछ जाता है। एपॉक्सी मशीन है जिसमें एक लिक्विड एपॉक्सी है और ये एपॉक्सी इस पूरी स्लैब में चारों ओर एपॉक्सी का छिड़काव करती है और इस छिड़काव से ये नेट है वो पत्थर में पूरी तरह से चिपक जाएगा। इस नेट को लगाने का बेसिकली रीज़न ये है कि अगर कहीं से भी किसी भी वजह से किसी भी स्लैब में कोई दरार रही हो या उसमें टूटने की कोई भी आशंका हो तो वो पूरी तरह से मिट जाए, क्योंकि इस नेट के ज़रिए उसे एक और मजबूती मिल जाती है। तो जैसा कि देखा आपने कि ये पूरी मशीन पहले एपॉक्सी डालती है, फिर अगले चरण में दूसरी मशीन इस एपॉक्सी को पूरे पत्थर पर फैला देती है ताकि जगह जगह पर एपॉक्सी पूरी तरह से लग जाए और कहीं पर भी थोड़ी सी भी गुंजाइश न रहे, ये नेट पूरी तरह से चिपक जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रोबोट बड़ी खूबसूरती के साथ पूरे कोने कोने में पूरी स्लैब में उस एपॉक्सी को चिपकाता हुआ चला जाता है। तो जैसे पहले आपने देखा कि जो पूरा नेट है वो पत्थर के बाहर भी था, लेकिन अगले चरण में जो एक्स्ट्रा नेट है यानी पत्थर के साइज़ के उसके आकार से आगे का जो नेट है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है, यानी कि जो स्लैब का आकार है नेट बस वहीं तक होता है। हालांकि ये प्रक्रिया मैनुअल होती है। तो एपॉक्सी लगने के बाद में ये सारे जो स्लैब हैं वो एक और मशीन के अंदर आते हैं, एक और चैम्बर के अंदर आते हैं। ये 80 ट्रे की साइक्लिक ओवन है। इस 80 ट्रे की साइक्लिक ओवन के अंदर ये जो एपॉक्सी लगी हुई है इसको सुखाने का काम होता है। इस प्रोसेस में भी पूरे 2 घंटे लगते हैं, यानी एक स्लैब जब अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद बाहर निकलती है उस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं। 80 ट्रे एक बार में इस मशीन में जाती हैं, एक एक करके 80 ट्रे इस मशीन में जाती हैं और एक एक करके बाहर आती हैं। हालांकि एक स्लैब को पूरी तरह से सूखने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये देखा आपने कि पूरी तरह से मजबूती देने का काम जो स्लैब में होता है वो उसके पिछले हिस्से में होता है। यहाँ पर स्लैब को 180 डिग्री पे टर्न कर दिया जाता है, उसका जो टॉप सरफेस है उसको ऊपर की तरफ लाया जाता है और लगभग वही प्रक्रिया दोबारा से इस पर की जाती है। यानी अब इस स्लैब के ऊपर फिर से एक बार एपॉक्सी डाली जाएगी ताकि यहाँ पर भी अगर कोई दरारें हों, किसी तरह की कोई जगह हो जिससे पत्थर के टूटने का खतरा हो तो वो पूरी तरह से हटा दिया जाए। ये फिर से पत्थर आगे बढ़ता है टर्न होके, यानी जो जाली वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था वो इसके नीचे आ चुका है और अब ये जो मेन सरफेस है वो ऊपर आ चुका है। इस पर एक बार फिर से मैनुअल एपॉक्सी डाली जाती है और मैनुअली इसे इस पूरे पत्थर पर फिर से लगाई जाती है। तो एपॉक्सी डालने की इस प्रक्रिया को 1 नहीं 4 बार चेक किया जाता है कि अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो अगले चरण में उसे फिर से फिल कर दिया जाता है। यानी सिक्योरिटी के हिसाब से या पत्थर की सुरक्षा के लिहाज से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है ताकि कहीं से भी थोड़ी सी भी गुंजाइश न रह जाए इस पत्थर के क्रैक होने की, टूटने की या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचने की। यानी जिस तरह से आप हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं और इस स्लैब में भी अब और ज़्यादा परफेक्शन की कड़ी आ गई है। यानी एपॉक्सी सूखने के बाद अब इसे एक तरह से लेवलिंग के लिए डाला जा रहा है। ये रोबोटिक मशीन इसके अंदर स्लैब सीधी तरह से जाते हैं कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए और अंदर इनमें लेवलिंग का काम होता है। यानी अगर कहीं से पत्थर कटिंग करने से कहीं टेढ़ा मेढ़ा रह गया हो, ऊपर नीचे रह गया हो, कहीं पर स्लैब की ढलान ज़्यादा है या ऊंचाई ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों को पूरी तरह से बराबर कर दिया जाएगा। सरफेस बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्लैब की लेवलिंग हो जाती है। स्लैब इस मशीन से अंदर होता हुआ बाहर निकल कर आता है। स्लैब एक बार फिर से गीला हो जाता है, उसमें नमी फिर से आ जाती है, मॉइस्चर फिर से आ जाता है। तो उसके बाद अब एक बार फिर से इसको ड्राई करने का, इसको सुखाने का काम इसी मशीन में होता है। फिर 2 घंटे के लिए स्लैब यहाँ पर रहेगा। हालांकि 2 घंटे कई मशीनों में रहता है, लेकिन स्लॉट ज़्यादा हैं, ट्रे ज़्यादा हैं, उसकी वजह से मशीनों में
स्लैब तो रुकता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, हर 1.5 मिनट के अंदर एक स्लैब बाहर आता जाता है और ये अपने प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो मार्बल है, ये मार्बल स्लैब कितने चरण से होती हुई आगे बढ़ती है और अब अपनी फाइनल स्टेज पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। ये स्लैब का आप देख रहे हैं कि अब टेक्सचर दिखना शुरू हो चुका है। इस पर अभी एपॉक्सी लगी हुई है, लेकिन अब ये 18 बार इसकी घिसाई होगी। 18 चरण हैं इसकी घिसाई के, इसकी पॉलिशिंग के, और उसके बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट निकल कर बाहर आएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये एक तरह का मीटर है और ये मीटर पॉलिश होने के बाद उसका ग्लो कैसा होना चाहिए उसको बताता है। औसतन 90 से ऊपर होना चाहिए। इसका जो मीटर है ये 95.6 बता रहा है। इसका मतलब इसका ग्लो परफेक्ट है, जिस तरह का होना चाहिए उससे बेहतर है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वो जगह है जहां पर इन स्लैब को आने में करीब 1 हफ्ता लग जाता है। शुरुआत जब हमने की थी तो एक बड़े से ब्लॉक से की थी और उस ब्लॉक को तमाम तरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद, तमाम तरह के चरण से गुजरने के बाद यहाँ तक आने में 1 हफ्ता लगता है। और यहाँ आप इन ग्रेनाइट की, इन मार्बल्स की खूबसूरती देख सकते हैं। अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर और अलग अलग तरह के डिज़ाइन में ये पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और अब इन्हें यहाँ से पूरी तरह से ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ से अब इन्हें आपके घर में भेजा जाएगा, जहाँ पर आपका शानदार फ्लोर एक आलीशान घर की शान बढ़ाएगा।